1971। गर्मियों का टाइम था और कुछ म्यूजिशियंस का ग्रुप एक पब्लिक हॉल में एक साथ इकट्ठा होते हैं। वो यहाँ गाना गाने या प्रैक्टिस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए थे, बट आज की शाम थोड़ी अलग थी। हिकी कटारी को लगता है कि उनके बैंड में कोई ट्रेटर है जो उनसे पैसा चुरा रहा है, एंड इसी की वजह से ये मीटिंग भी रखी गई है। इनके गुस्से की वजह सिर्फ एक आदमी है, डाइसुके इनोवे, जिसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम 8 जूक है। बट ये वेंडिंग मशीन चिप्स या कोल्ड ड्रिंक बेचने की बजाय गाने ड्रॉप करती है, जिसमें एक माइक्रोफोन, स्पीकर के साथ साथ एक कॉइन बॉक्स भी डला हुआ है, जिसमें एक सिक्का डालो और अपनी फेवरेट सॉन्ग्स की ट्यून्स पे आप गाना गा सकते हो। पिछले कुछ महीनों से इनोवे सनोमिया शहर के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाके 8 जूक बेच चुका है, जिससे खुद की आवाज़ अपनी फेवरेट ट्यून्स पे सुनना लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वो इसके लिए लड़ मरने को तैयार है। इनोवे हिकी कटारी के लोगों को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो उनमें से एक है। इनोवे ने 8 जूक ऐसे ही बना दिया था, जस्ट फॉर फन, एंड इसी की वजह से इनोवे कम पैसे ही नहीं कमा रहा था, बल्कि उसके लॉयल कस्टमर्स भी उससे नाराज़ थे कि उसने गाना गाने की बजाय एक डब्बा पकड़ा दिया। इनोवे कोई म्यूज़िक स्कूल नहीं गया था, इंटायरली सेल्फ थॉट, और 31 की एज में एक हार्ड वर्कर होने के साथ साथ म्यूज़िक के लिए पैशन भी था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कोवे नाइट के साथ काम किया था। जब वो हाई स्कूल में था तब से एज अ बैकअप ड्रमर अपनी शुरुआत की थी, और अपनी पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक को देने के बाद ऑल ही नोज इज़ म्यूज़िक इज़ मनी। इनोवे के लिए 8 जूक वॉज अ सर्विस, एन इलेक्ट्रॉनिक डोपलगैंगर ऑन कॉल, जिससे आपको जब भी गाना गाने की तलब उठे आप उसे बुला सकते हो। पर हिकी कटारी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। उनके लिए 8 जूक एक मॉन्स्टर की तरह था जो सनोमिया की गलियों में जा जाकर उनका बिजनेस छीन रहा है। एंड उस मीटिंग के सारे लोग इनोवे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इनोवे ने इतने सालों से लेट नाइट म्यूज़िक पार्टीज़ करी हैं कि उसे अब आदत सी हो गई है बुरे कस्टमर्स से डील करते करते, तो उसे ये सब बातें सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो इंतज़ार कर रहा है कि कब मुझे बोलने का मौका मिले। एंड सडनली इनोवे अपनी चेयर से उठता है और चिल्लाता है कि हम म्यूजिशियंस हैं और हम अपने आप को एक डब्बे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हम अपना म्यूज़िक और स्टाइल अपने कस्टमर्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ना कि इस डब्बे की तरह जो सिर्फ एक ट्यून प्ले करता है। एंड थोड़े सन्नाटे के बाद सभी लोग शांत होते हैं एंड इस गुस्से को भूल जाते हैं। कराओके मशीन्स को 1967 और 72 के बीच में जापान में ही 5 बार अलग अलग लोगों के द्वारा इन्वेंट किया जा चुका था। कराओके मशीन सिंगलोंग सिंगर्स जैसे हिकी कटारी या नेगेशी के अकेले कॉम्पिटिटर नहीं थे। उससे पहले भी एक जूक बॉक्स करके मशीन मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, पर ऑब्वियसली जूक बॉक्सेस वर एक्सपेंसिव। महंगे होने के साथ साथ ये बहुत ही सेंसिटिव गैजेट्स थे जो बात बात पे ख़राब हो जाते, जिसकी वजह से इनको रिपेयर या सर्विस करने का खर्चा काफ़ी महंगा पड़ता। बट एक नज़रिए से देखा जाए तो कराओके जापान में ही क्यों इन्वेंट हुआ? बाकी देश जैसे अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन जैसी और भी कंट्रीज़ के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत सारा पैसा था, एंड ऑलरेडी जूक बॉक्स जैसी टेक्नोलॉजी थी। पर जापान के लोग ही क्यों सिंगलोंग मशीन्स बनाने पर तुले हुए थे? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, सैलरीमैन, द स्ट्रेंज न्यू मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। जब 1960s और 70s में सर्वे किए जाते थे, इसमें छोटे बच्चों से ये पूछा जाता था कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, एंड मोस्टली लोगों का जवाब था सैलरीमैन। बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले लोग बिजनेस सूट पहने हुए माचिस की तरह एक ट्रेन के डिब्बे में भरे पड़े हैं।
अपने ऑफिस जाते हुए घंटों तक काम करने के बाद शाम को उनको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है जापान के उन इज़ाकाया रेस्टोरेंट्स में जाने की, जहाँ पे वो अपनी दुख दर्द पीड़ा मिटाने के लिए इन्हीं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। अगले दिन फिर से वही लूप में फंस जाते थे। उस टाइम पे सैलरीमैन की ज़िंदगी एक स्पार्टन की तरह होती थी, खासकर जापान में। उसकी वैल्यू उस बेसिस पे निकाली जाती थी कि वो कितना झेल सकता है, कितना सफ़र कर सकता है, चाहे वो कितने घंटे काम करना हो, बिना सोए कितनी देर तक ज़िंदा रहना हो। जैसे जैसे सैलरीमैन बढ़ते गए, उनके साथ साथ पूरा एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम भी ग्रो करने लगा। जैसे कि बिजनेसेस उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगे, जिसकी वजह से हर एक सैलरीमैन के दिन की शुरुआत चाहे कैसी भी हो, ख़त्म गाना गाने के साथ या फिर एंजॉय करने के साथ ही होती थी। तो असल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या कराओके मशीन जापान के अलावा कहीं और बन सकती थी? डाइसुके इनोue को कराओके इन्वेंट करने के लिए जाना जाता है, पर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि सबसे पहला कराओके मशीन शेइची नेगिशी ने बनाया था। द फर्स्ट मैन टू कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कराओके मशीन। 1967 में नेगिशी 44 की एज में एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे। नेगिशी हमेशा आर्ट को एज अ हॉबी देखता था। उसके दिन की शुरुआत हमेशा एक रेडियो शो से होती थी, जिसका नाम था स्ट्रेट फॉरवर्डली इनफ, जो पॉप सॉन्ग्स विदाउट लिरिक्स प्रोवाइड करते थे। जिसकी वजह से एक सुबह नेगिशी अपने किसी इंजीनियर दोस्त के पास गया और कहा कि क्या हम इन टेप डेक्स पे माइक्रोफोन चिपका सकते हैं, जिससे जैसे ही मैं गाऊं तो उसमें मेरी आवाज़ सुनाई दे। 3 दिन बाद जैसे ही वो डिवाइस नेगिशी के हाथ लगा, नेगिशी बहुत खुश था एंड उसने इस मशीन पे सबसे पहला गाना द हार्टलेस ड्रीम बजाया। उसी के साथ नेगिशी को ये रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ को बेचा जा सकता है एंड वो तुरंत काम पे लग गया। उसने इस मशीन का नाम रखा स्पार्को बॉक्स। उस दिन वो सारे कंपोनेंट्स को अपने घर ले गया एंड अपनी फैमिली को दिखाया एंड सब ने बारीक बारीक करके अपने अपने गाने गाए। एक तरीके से ये इस दुनिया की सबसे पहली कराओके पार्टी थी, जो कि नेगिशी के किचन में हुई थी। स्पार्को बॉक्स जस्ट एक नॉर्मल टेप की तरह ही था, जिसमें सिर्फ एक माइक लगा हुआ था। जल्द ही नेगिशी सॉन्ग लिरिक्स के हैंडबुक्स प्रिंट करवाने लगा, जिससे आप गाना गा सकते हो अपनी फेवरेट ट्यून्स के साथ। नेगिशी एक छोटी सी फैक्ट्री बिल्कुल चलाता था, पर उसे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेचने का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने कुछ इंजीनियर दोस्तों की मदद से उसने स्पार्को बॉक्स के लिए 8 साउंड ट्रैक्स बनवाए, और जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसकी पार्टनरशिप चल रही थी, उसका कहना था कि कराओके शब्द यूज़ मत करो। तो स्पार्को बॉक्स मार्केट में अलग अलग नाम से फेमस होने लगा, जैसे कि मिनी जोक बॉक्स, म्यूज़िक बॉक्स, नाइट स्टीरियो और भी कई तरह तरह के नाम। नेगिशी ने कभी म्यूज़िक कॉपीराइट होल्डर्स से बात करने की कोशिश नहीं की, और ना ही कॉपीराइट होल्डर्स ने कॉम्पेंसेशन की डिमांड की। स्पार्को बॉक्स बहुत सस्ते में बहुत सारे लोगों को सिंग अलोंग सिंगिंग का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था, जो सस्ता होने के साथ साथ इजीली एक्सेसिबल भी था। जैसे ही नेगिशी अपने प्रोडक्ट्स को रेस्टोरेंट्स में जा जाकर स्पार्को बॉक्स बेचता था, जिससे ओनर्स भी खुश रहते थे कि अब से हम अपने कस्टमर्स को गाने भी बेचेंगे। पर अगले ही दिन उनका कॉल आता था कि अपनी मशीन को वापस ले जाओ और कभी दिख मत जाना। इसके पीछे का कारण ये था कि कस्टमर्स इस चीज़ के लिए लड़ मर रहे थे कि अब मेरी बारी, बट दे कुडंट गेट इनफ ऑफ इट। पर इसी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि ये प्री कराओके एरा था, यानी कि सिंग अलोंग सिंगर्स जो स्पार्को बॉक्स के लिए याकूज़ा की तरह काम कर रहे थे, मार्केट में घुसने का मौका ही नहीं दे रहे थे एंड कहीं भी जाओ सबका यही हाल था। कराओके के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 1971 में आया, जब इनोue ने 10 रेस्टोरेंट्स को बना लिया कि वो 8 जुक्स के फर्स्ट बैच को अपने वहाँ होस्ट करें। इसका रिजल्ट ये था कि कस्टमर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इन छोटी मशीन्स का क्या करना है, एंड फिर इनोue ने वेटर्स को सिखाया कि इस चीज़ को कैसे ऑपरेट करते हैं, जिससे कस्टमर्स की लाइन लग गई। कुछ 3 महीने बाद इनोue और उसके दोस्त ऑर्डर्स हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इनोue को म्यूज़िक पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था, पर उसे ये ज़रूर पता था कि उसके ऑडियंस को कौन से गाने पसंद हैं और वो किसी नॉर्मल इंसान के गाने गाने के लिए कितने मुश्किल हैं। इनोue के पास ना ही कनेक्शंस थे ना ही पैसा। प्रोफेशनल इक्विपमेंट के नाम पे जस्ट एक माइक्रोफोन और एक ट्रैक रिकॉर्डर था, जिससे हर गाने को एक सिंगल टेक में रिकॉर्ड करना पड़ता था। टाइम के साथ साथ वो एक दिन में मल्टीपल गाने रिकॉर्ड कर सकते थे, बट ये ऐसे रिकॉर्ड किए जाते थे कि ऑथेंटिक इनफ टू रिकॉग्नाइज बट सिंपल इनफ टू सिंग अलोंग।
साल 1970s ख़त्म होते होते इनोवे के पास 8 जूक का बहुत सारा स्टॉक था। इसके साथ इनोवे ने अपनी खुद की म्यूज़िक लाइब्रेरी बनाई थी जिसमें 100 से भी ज़्यादा कस्टम रिकॉर्डेड सॉन्ग्स थे जो किसी को भी ये फील करवा सकते थे कि आज तो हमारे घर से ही अरिजीत सिंह निकलेगा। जब काम धंधा अच्छा चल रहा था तब इनोवे के भाई ने उसे सजेस्ट किया कि वो एक पेटेंट करवा लें ताकि आगे जाके कोई बड़ी दिक्कत ना आए। उसने कहा कि मैंने ये चीज़ पूरी खुद से नहीं बनाई है, क्योंकि जो इनोवे का बिजनेस को लेके आइडिया था वो तो अच्छा था, पर द एम्प, द माइक्रोफोन, 8 ट्रैक प्लेयर और कॉइन बॉक्स जैसे मशीन पहले से ही पेटेंट थे। जैसे ही काराओके पॉपुलर होते गया, ना ही नेगेशी और इनोवे दोनों के हाथ में इसकी डेस्टिनी नहीं थी, और ये तो होना ही था। उस टाइम के सभी बड़े प्लेयर्स ने एक से बढ़कर एक मॉडल्स लॉन्च किए। पॉपुलैरिटी के साथ साथ नॉइस कंप्लेंट्स भी बढ़ी, न्यूज़ छपने लगी, इंसिडेंट्स जैसे फाइट बढ़ रही थी। 90s के दौरान पूरे जापान में 1.5 लाख से भी ज़्यादा काराओके रूम्स अवेलेबल थे सिंगिंग के लिए। लगभग आधी जापान की पॉपुलेशन हर साल एक ना एक बार काराओके तो जाती ही थी। ये तो चलो ठीक है, पर हमारे मेन कैरेक्टर्स नेगेशी और इनोवे का क्या? नेगेशी ने लगभग 8000 स्पार्को बॉक्सेस पूरे जापान में ऑपरेट कर रहे थे, पर जब 1973 में नेगेशी के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर ने काम छोड़ दिया तो नेगेशी ने भी उसके साथ क्विट कर लिया। एंड इसी के साथ साथ स्पार्को बॉक्स काराओके की हिस्ट्री के पन्नों से गायब हो गया। रही बात इनोवे की, तो इनोवे का 8 जूक बंद पड़ गया क्योंकि वो कहाँ इन बड़ी कॉरपोरेशन से टक्कर ले सकता था। पर इनोवे इन कंपनीज़ के बीच में एक ब्रोकर बन गया जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ के साथ मिलके काराओके कंपनीज़ को हिट सॉन्ग्स प्रोवाइड करता था, एंड उसी कमीशन से लगभग $100 मिलियन तक कमाए थे। 1998 में सिंगापुर की एक न्यूज़ कंपनी ने डिसाइड किया कि वो काराओके के ओरिजिनल क्रिएटर्स को ढूंढेंगे, एंड इस तलाश में वो जापान के कोबे इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन पहुँचे। इनोवे और नेगेशी के बीच में नेगेशी को इसलिए चूज़ नहीं किया गया, ये बात सही थी। नेगेशी ने वो डिवाइस बनाया था, पर इनोवे ने ये पूरा पैकेज बनाया था जिससे काराओके सिर्फ एक लोकल बिजनेस ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस बना। 1999 के टाइम्स मैगजीन में जब इनोवे को 20th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियंस की लिस्ट में दर्जा मिला, 5 साल बाद 2004 में IG नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। एंड उसी पीस प्राइज़ की सेरेमनी में उसने कहा कि I'd like to teach the world to sing in perfect harmony। एंड वहीं जापान में नेगेशी के किचन में स्पार्को बॉक्स उसकी टेबल पर रखा हुआ था। टाइम के साथ साथ उसकी वुडन फिनिश, वो बटन्स, वो डायल्स, वो कॉइन बॉक्स जो प्रॉमिस करता था रफली 10 मिनट्स फॉर 100 येन। एक टाइम था जब वो जापान की गलियों में हज़ारों डिवाइस ऑपरेट करता था। ऐसा कह सकते हैं कि नेगेशी ने एक बेसिक टेम्पलेट सेट करा था आने वाली काराओके मशीन्स के लिए। इवन दो नो वन रिमेंबर्स इट, इस दुनिया में बस एक ही स्पार्को बॉक्स बचा है, वो भी एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप इस सीरीज़ का अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हो, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक वेब सीरीज़ का पार्ट है जिसमें टोटल 5 एपिसोड्स हैं जो कि जापान से रिलेटेड है। तो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस आउट दीज एपिसोड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कॉमेंट्स में अपनी टिप्पणी भी दे सकते हो। मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ।